आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रतिशत भूभाग पर कौन सा पठार है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको। पहले हम मैप के हिसाब से देखेंगे, फिर आगे हर एक पठार के बारे में आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये रहा अपने मध्य प्रदेश का मैप, दिख रहा है आप सभी को। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार? मध्य भारत का पठार। अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला है कि आप मैप बनाकर ज़रूर देखना। मैप के हिसाब से जितनी अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, उतना आप लिखकर या याद करके उनको ध्यान में नहीं रख सकते। तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखना, मैप को बनाकर देखते रहना बार बार। तो मध्य भारत का पठार कितने प्रतिशत भूभाग पर है? ये है 10.68% भूभाग पर। कहीं कहीं पर 10.7% मतलब 70% भूभाग भी लिखा आता है, तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों तो एक साथ आपको मिलेंगे नहीं। तो 10% 68% भूभाग पर मध्य भारत का पठार है। मैप में कहाँ है? मैप में आप देख लो कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, कहाँ पर है। उसके बाद में हम नीचे देखते हैं, तो नीचे कौन सा है? मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। सबसे ज्यादा प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ पठार है। कौन सा? मालवा का पठार। कितने प्रतिशत भूभाग पर? तो 28% भूभाग पर ये फैला है। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 28% भूभाग पर ये फैला हुआ है। उसके बाद में इधर देख लेते हैं हम, तो ये कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। आप मैप में भी ध्यान रखना कि मैप में कौन सा पठार कहाँ पर है। तो ये कितने प्रतिशत भूभाग पर है? ये है 7.7% भूभाग पर। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 7.7% भूभाग पर फैला हुआ है। उसके नीचे देख लेते हैं, तो उसके नीचे है रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार? रीवा पन्ना का पठार। ये कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो ये है 10.38% भूभाग पर। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 10.38% भूभाग पर फैला हुआ है। उसके नीचे है बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार। कितने प्रतिशत? तो ये है 7% भूभाग पर फैला हुआ। उसके नीचे देख लेते हैं, तो ये है हमारा नर्मदा घाटी। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? ये है 26% पर। कितने प्रतिशत पर है? तो ये है 26% पर। ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है, आप देख रहे हैं। इनकी हम अलग अलग श्रेणियाँ भी पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ हम मैप में देख लेते हैं कि मैप में कौन सा पठार कहाँ पर आता है। आगे देखते हैं सबसे नीचे, तो ये कौन सा है? सतपुड़ा क्षेत्र। कौन सा है? सतपुड़ा क्षेत्र है। कितने प्रतिशत पर है? तो ये है 11% पर। कितने पर? 11% पर ये फैला हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या फिर आप इसको मैप में 1-2 बार बनाकर देख लीजिएगा, तो आपको इनकी डायरेक्शन भी ध्यान में रहेगी कि कौन सा पठार कहाँ पर है। अब अगर आपसे जैसे पूछ ले कि जो मध्य भारत का पठार है ये कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी? तो यहाँ पर आता है पूर्व। एक बार मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर आता है हमारा पश्चिम, यहाँ पर आता है उत्तर, और यहाँ पर आता है दक्षिण। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। तो जो मध्य भारत का पठार है ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है उत्तर पश्चिम की दिशा में। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार, ये सभी हम देखने वाले हैं। तो जो मध्य उच्च प्रदेश है इसमें कौन कौन से पठार आ जाएंगे? तो इसमें एक आएगा मध्य भारत का पठार, उसके बाद में आएगा बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद में आएगा मालवा का पठार, उसके बाद में आएगा रीवा पन्ना का पठार, और एक आएगा नर्मदा घाटी, जो हम अभी ऊपर मैप में देखकर आए हैं। अब उसके बाद में देख लेते हैं सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। इसमें कौन कौन सी श्रेणी है? तो इसमें है पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। जैसे अभी अपने मैप में देखा, मैंने आपको बोला था कि सतपुड़ा श्रेणी और उसके ऊपर था नर्मदा घाटी, कि ये पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। तो ऐसे हमारी सतपुड़ा श्रेणी ये पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। तो जो इसकी पश्चिमी श्रेणी है वो कौन सी है? वो है राजपीपला। कौन सी है? राजपीपला। जो इसकी मध्य श्रेणी है तो ये कौन सी है? महादेव। उसके बाद में जो पूर्वी श्रेणी है ये कौन सी है? मैकाल श्रेणी। इन सभी को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद में देख लेते हैं कि पूर्वी पठार कौन सा है। तो पूर्वी पठार है हमारा बघेलखंड। कौन सा है? बघेलखंड है। कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो यह है 7% भूभाग पर फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक एक करके एक एक पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनकी हम स्थिति देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे, निर्माण देखेंगे कि क्या क्या उनमें है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले स्थिति। तो जो ये स्थिति है, अब स्थिति में क्या बताया गया है आपको? तो जो इनका अक्षांशीय विस्तार है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो स्थिति में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सभी पठार की अपनी अपनी अक्षांशीय स्थिति अलग अलग है। एग्जाम में नहीं पूछता है ये सब। उसके बाद हम देख लेते हैं सबसे मेन क्षेत्रफल। क्या देखेंगे हम? क्षेत्रफल। तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% भूभाग पर फैला है। अभी हमने मैप पर देखा कि मैप में ये कितना था, तो ये था कितना था ये? तो ये था 10.68% भूभाग पर फैला था। मैंने आपको बोला भी था कि कहीं कहीं पर 70 भी बताया जाता है, तो ये है यहाँ पर 10.7% भूभाग पर। कितना क्षेत्रफल है मध्य भारत के पठार का? तो ये कितना क्षेत्रफल है? 10.7%। ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। किससे हुआ है? तो विंध्य शैल समूह के अपर्दन से और नदियों के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब संबंधित जिले देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप मैप को 1 या 2-3 बार बनाकर देखना, तो आपको पता भी होंगे कि जिला कौन सा कहाँ पर आता है। तो उस जिले के हिसाब से आप बता देंगे कि मध्य भारत का पठार यहाँ पर आता है और यहाँ पर ये जिला आता है, तो ये जिला इस पठार से संबंधित है। तो उससे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कौन कौन से जिले संबंधित हो जाएंगे? नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी, ये जिले इससे संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं जलवायु, कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो जलवायु किस प्रकार की है? विषम जलवायु है। कैसी जलवायु है? विषम जलवायु है। कौन से पठार की? तो यह है मध्य भारत के पठार की जलवायु कैसी है? विषम है। अब विषम का मतलब ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड। मतलब जब गर्मी पड़ती है तो अत्यधिक गर्म रहता है, और जब शीत ऋतु मतलब ठंड रहती है तो अत्यधिक ठंड यहाँ पर पाई जाती है। मतलब विषम जलवायु यहाँ की है। ये ध्यान में रखिएगा, किस तरह की जलवायु है? विषम जलवायु है। आगे वर्षा देख लेते हैं कि वर्षा कितनी होती है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। कितनी वर्षा होती है यहाँ पे? तो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में वन देख लेते हैं। तो यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं? शुष्क, कटीले, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे कि खेर, बबुल, पलास आदि पाए जाते हैं। मिट्टी देख लेते हैं कि मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो मिट्टी कैसी पाई जाती है? जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, पूछा भी जाता है कि मध्य भारत के पठार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अब जैसे इसमें जलवायु, वर्षा और ये मिट्टी, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसल यहाँ पर होती है। कौन सी फसल होती है? तो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं आदि। कौन कौन सी फसल? सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। आगे देख लेते हैं नदियाँ कौन कौन सी जाती हैं यहाँ से। तो प्रमुख नदियाँ चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और शीप, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि मध्य भारत के पठार का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है। इसे आप अच्छे से हाईलाइट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना कि मध्य भारत के पठार को क्या कहा जाता है। तो सरसों की हांडी कहा जाता है। तो आपको मध्य भारत का पठार अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सा पठार है। आगे है हमारा बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। अब हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। यहाँ की स्थिति मैंने आपको बोला है, सबकी स्थिति अलग अलग है, तो सबका अक्षांशीय विस्तार भी अलग होगा। इसमें आप कंफ्यूज होंगे, बाकी आप एक बार इसको पढ़ के देख लेना। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल।
बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। हमने देखा था ऊपर मैप में कहाँ पर आता है, ये यहाँ पर आता है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है ये कौन सा बुंदेलखंड का पठार, कितने प्रतिशत भूभाग पर, 7.7% भूभाग पर फैला हुआ है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? दतिया है, सागर है, अशोकनगर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना यहाँ के संबंधित जिले हैं। आगे देख लेते हैं जलवायु। तो जलवायु कैसी है यहाँ की, जलवायु को देख लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड, मतलब ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड। अभी हमने देखा था ऊपर कि मध्य भारत के पठार की जलवायु किस तरह की है, तो वो विषम जलवायु है। अब यहाँ की भी जलवायु कैसी है, तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड। ये भी जलवायु उसी प्रकार की है। वहाँ पर भी जैसे मध्य भारत के पठार में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म था और शीत ऋतु में अधिक ठंड थी। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। वर्षा देख लेते हैं। तो औसत वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के लगभग में होती है। कितनी होती है औसत वर्षा यहाँ की? 75 से 100 सेंटीमीटर के लगभग में। और मध्य भारत के पठार में कितनी होती है? तो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है और अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। वन देख लेते हैं। तो तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर, नीम आदि पाए जाते हैं। कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तेंदुपत्ता पाया जाता है, महुआ, बबूल, खेर और नीम आदि पाए जाते हैं। मिट्टी देख लेते हैं कि यहाँ की मिट्टी किस तरह की है। तो यह है मिश्रित मिट्टी, मतलब लाल काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली मिट्टी पाई जाती है। आगे देख लेते हैं फसल किस तरह की है। तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, ज्वार व तिल। कौन कौन सी है? तो गेहूँ, ज्वार व तिल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद में देख लेते हैं नदियाँ। क्या देखेंगे? नदियाँ। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार। अब देखते हैं हम नदियाँ। क्या देखेंगे? नदियाँ। प्रमुख नदियाँ बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी। कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो यहाँ की है बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद में देख लेते हैं हम खनिज कि कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो अपना बुंदेलखंड का पठार है, इसमें कौन सा खनिज प्रमुख है? तो ये है हीरा, चूना पत्थर आदि। कौन कौन सा खनिज है? तो हीरा और चूना पत्थर यहाँ के प्रमुख खनिज है। उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब विशेष देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी चोटी है? सिद्ध बाबा की चोटी। आपकी चोटी नहीं है, सिद्ध बाबा की चोटी है। कितनी है? 1172 मीटर। कितनी है? 1172 मीटर है। जो कहाँ पर स्थित है? दतिया में स्थित है। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी 1172 दतिया में स्थित है। और एक और पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। क्या कि बुंदेलखंड की गंगा क्या कौन सी नदी है? तो यह है बेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम मालवा का पठार। मालवा का पठार देख लेते हैं कि मालवा के पठार में क्या क्या विशेषता है, कितना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल देखते हैं हम। तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भूभाग पर विस्तृत है। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 28% भूभाग पर ये फैला हुआ है। उसके बाद में निर्माण देख लेते हैं किस तरह से इसका निर्माण देख लेते हैं किस तरह से इसका निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। किस तरह से निर्माण हुआ है? तो जो दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट की चट्टानें थी, उनके टूटने से इसका निर्माण हुआ है। ध्यान में रखिएगा। संबंधित प्रमुख जिले देख लेते हैं। इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, आगरमालवा है, रतलाम है, धार है और झाबुआ है। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, आप मैप को बार बार बनाकर देखते रहिए ताकि आपको जिले भी पता हो कि कौन सा जिला कहाँ पर हो। अब जैसे हम अभी पठार पढ़ रहे हैं तो आपको पता रहे कि कौन सा पठार कहाँ पर है, तो आपको जिले तो पता ही होंगे कि कौन सा जिला कहाँ पर है, तो आप बता ही दोगे कि इस पठार से ये जिला संबंधित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं जलवायु। तो जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु है। कैसी जलवायु है? समशीतोष्ण जलवायु है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड।
मतलब जब गर्मी पड़ती है तो साधारण गर्मी पड़ती है, और जब ठंड पड़ती है तो साधारण ठंड पड़ती है यहाँ की। तो किस तरह की जलवायु है? समशीतोष्ण जलवायु है। उसके बाद में देख लेते हैं वर्षा, कितनी वर्षा होती है? तो इस क्षेत्र में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर। अब आप बताना कि 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और कौन से पठार में होती है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए, तो ये आप आगे कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं वन। तो शुष्क पर्णपाती वन कौन कौन से? बबूल, पलाश और तेंदुपत्ता आदि पाए जाते हैं। मिट्टी किस तरह की पाई जाती है ये देख लेते हैं। तो काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी यहाँ की पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार में कौन सी पाई जाती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी, मतलब लाल काली मिट्टी पाई जाती है। फसल देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार ताकि अच्छे से दिखे अपने को। मिट्टी देख लेते हैं, काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। फसल देखते हैं, तो फसल यहाँ पर सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार तथा मूंगफली यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद में देख लेते हैं नदियाँ। चंबल, शिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान और माही नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद में देख लेते हैं विशेष, कि विशेष क्या है? कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्या है? तो कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। अब आपसे पूछ ले कि कौन से पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन से पठार से? तो जो मालवा का पठार है इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में नीचे देख लेते हैं, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी? सिगार चोटी। चोटियों के भी अलग अलग नाम है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्या कौन सी चोटी है? यह है सिगार चोटी। कितने मीटर है? 881 मीटर। कितने मीटर है? 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। वह अन्य चोटी जानापाव 854 मीटर है, धजारी 810 मीटर। यह तीनों इंदौर जिले में स्थित है। कौन सी चोटी? एक तो है सिगार चोटी 881 मीटर, जानापाव ये है 854 मीटर और धजारी है 810 मीटर। ये तीनों कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर जिले में स्थित है। अब अगर आपसे पूछे कि जो धजारी चोटी है ये कौन से पठार में है, तो या तो आपको पता होगा तो आप बता दो कि मालवा के पठार में है। अगर ऐसे नहीं पूछेगा, जिले का पूछेगा, तो कौन सी जिले में है? इंदौर में है। तीनों की ऊंचाई भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं इन भाई सबको कि ये कौन है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री, तो ये कौन है? ये है हमारे चीनी यात्री। कौन है? चीनी यात्री है ये। देख लो कितना सारा सामान लेकर जा रहे हैं। तो मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान, कौन है ये? तो ये है फाहियान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है। जो फाहियान थे इन्होंने हमारी जो मालवा की जलवायु है इसको विश्व की श्रेष्ठ जलवायु बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो मालवा की जलवायु को कैसा बताया है? विश्व की श्रेष्ठ जलवायु बताया है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम रीवा पन्ना का पठार। आगे देख लेते हैं कौन सा पठार? रीवा पन्ना का पठार। स्थिति मैंने आपको सभी पठार में छुड़वा दी है क्योंकि सभी के अक्षांशीय विस्तार उसमें बताए गए हैं। आप उसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि सभी के अलग अलग है। इतने सारे अक्षांशीय विस्तार आप एक साथ ध्यान में नहीं रख सकते। आप पढ़ के देख लेना, बाकी पूछता नहीं है एग्जाम में। अब हम देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल। रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग मतलब 10.36% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पर? तो ये है 10.36% भूभाग पर ये फैला है। कौन सा पठार? रीवा पन्ना का पठार। निर्माण देख लेते हैं कि निर्माण किस तरह से हुआ है। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्यशैल समूह के अपरदन से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? तो विंध्यशैल समूह के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना आदि, दमोह। ये हमारे प्रमुख जिले हैं। कौन कौन से? रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह, ये हमारे संबंधित प्रमुख जिले हैं। उसके बाद देख लेते हैं जलवायु कि यहाँ की जलवायु किस तरह की है। तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, मतलब ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। गर्मी में तो साधारण गर्मी रहेगी, पर जब ठंड रहेगी तो अधिक ठंडा रहेगा यहाँ का।
कैसी जलवायु है, तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड यहाँ पर होती है। वन देख लेते हैं। इस क्षेत्र के वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि पाए जाते हैं। कौन कौन से? बांस, तेंदुपत्ता और शीशम, खेर, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। मिट्टी देख लेते हैं कि मिट्टी किस तरह की है, तो मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अब आपने ऊपर पढ़ा अभी एक पठार और है जिसमें मैंने आपको बताया कि मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी मतलब लाल काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप बताना कि कौन से पठार में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं नदियाँ कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती है। तो कौन सी नदी? टोंस, केन, बीहड़, महाना और बिछिया आदि ये नदियाँ यहाँ से निकलती है। उसके बाद में देख लेते हैं फसल। तो कौन सी फसल हो जाएगी? गेहूँ, चावल और तिल। उसके बाद में हम देख लेते हैं खनिज। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एक बार। तो हम देख लेते हैं खनिज कि कौन कौन सा खनिज यहाँ पर पाया जाता है। तो एक तो पाया जाता है चूना पत्थर, गेरू व हीरा। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? चूना पत्थर, गेरू व हीरा यहाँ पर पाया जाता है। आगे देख लेते हैं आगे कौन सा पठार है। तो आगे है हमारा नर्मदा घाटी। इसको ऊपर कर लेते हैं। आगे क्या है हमारा? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के बारे में देखते हैं कि कितना क्षेत्रफल है, क्या है। तो क्षेत्रफल देखेंगे सबसे पहले। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है। मतलब राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये 26% है। मतलब 26% भूभाग पर नर्मदा घाटी फैला हुआ है। निर्माण किस तरह से हुआ? इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रेप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम चट्टानों से हुआ है। तो इसका निर्माण किस तरह से हुआ? अब जैसे जो पश्चिम में हिस्सा है, जो इसका पश्चिम में हिस्सा है उसका तो हुआ है दक्कन ट्रेप की चट्टानों से, और जो पूर्व में हिस्सा है उसका किससे हुआ? तो उसका हुआ है धारवाड़ की चट्टानों से, धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। आगे संबंधित प्रमुख जिले देख लेते हैं। कौन कौन से जिले इससे संबंधित है? तो ये है जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन। कौन कौन से हैं? जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन। ध्यान में रखिएगा। आगे हम जलवायु देख लेते हैं कि कैसी जलवायु पाई जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा व पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। जैसे हमने मैप में देखा था कि मैप में हमारा जो नर्मदा घाटी है ये कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये इस तरह से फैला हुआ था। तो इसमें जैसे जो इसका पश्चिमी हिस्सा है वो पश्चिमी हिस्सा अधिक गर्म रहता है, मतलब यहाँ का स्थान अधिक गर्म रहेगा। और जो इसका पूर्वी हिस्सा है, जो इधर वाला हिस्सा है, वो ठंडा रहेगा, मतलब अधिक ठंडा रहेगा। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा और आप मैप में भी इसको लिख लेना एक बार। इसको हटा देते हैं हम एक बार यहाँ से। आगे देखते हैं वर्षा। कितनी वर्षा होती है यहाँ पर? अब देख लेते हैं वर्षा। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती है। मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये पठार जो नर्मदा घाटी है ये कैसे फैली हुई है? तो ये इस तरह से फैली हुई है। तो जब इसका पश्चिम से पूर्व की ओर ये जाती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती है, जो इसकी वर्षा की मात्रा है। अब यहाँ से ये इधर जाएगी तो इसकी वर्षा की मात्रा बढ़ती है। इस क्षेत्र, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एक बार। इस क्षेत्र की औसत वर्षा, यहाँ पर औसत लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। मतलब जो 75 सेंटीमीटर है वो वर्षा कहाँ पर होगी? तो ये होगी कहाँ पर? पश्चिम में। और जो 125 सेंटीमीटर है ये कहाँ पर होगी? तो ये होगी पूर्व में। ध्यान में रखिएगा। अभी उन्होंने बोला कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इसकी वर्षा बढ़ती है, तो 75 सेंटीमीटर कहाँ पर होगी? पश्चिमी हिस्से में होगी। और 125 सेंटीमीटर कहाँ पर होगी? तो ये पूर्व में होगी। उसके बाद हम नदियाँ देख लेते हैं कि नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये है नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथिनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। सारे जितने भी जानवर हैं यहाँ पर आ गए, देख लो। हिरण है, शेर है, हथिनी है, ये सभी नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। मतलब इनका यहाँ से उद्गम है या यहाँ से निकलती है। उसके बाद में हम देख लेते हैं वन, कि वन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि यहाँ के वन हैं। मिट्टी देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली और
गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। मतलब जो मैंने बोला कि 75 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और जो इसका पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर कितनी वर्षा होती है? 125 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि किस तरह की फसल यहाँ पर होती है। फसल देख लेते हैं। तो इसके पश्चिम में कपास व मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं व पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। अब इस पठार की मतलब जो हमारा नर्मदा घाटी है इसमें आपको अलग अलग चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अभी तक हम सभी पठार की जो जैसे वर्षा देख रहे थे, तो किसी पठार में हो रही थी 50 से 75 सेंटीमीटर। अब इसकी वर्षा किस तरह की है कि पश्चिम में अलग होती है, पूर्व में अलग होती है। ऐसे ही पश्चिम में फसलें अलग होती है और पूर्व में अलग होती है। और जो इसकी मिट्टी है वो पश्चिम में अलग पाई जाती है, पूर्व में अलग पाई जाती है। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से डीप में पढ़िएगा। आगे देख लेते हैं खनिज। चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी और मिट्टी आदि ये इसके प्रमुख खनिज है। कौन कौन से? चूना पत्थर है, संगमरमर है, चीनी है, मिट्टी, ये आदि इसके खनिज है। विशेष देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है इसका। तो ये नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मैंने इसको ब्लू लाइन से इसलिए किया है ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ें कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसे कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, हम हमारा कलर ले लेते हैं फिर से। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। हमने देखा कि जो नर्मदा घाटी है वो सबसे निचला विभाग है, तो यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम सतपुड़ा श्रेणी। आगे क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो हमने इसमें देखा था अभी जब हम ऊपर पढ़ के आए थे कि सतपुड़ा श्रेणी में अलग अलग श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? पश्चिम श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। तो जो पश्चिमी श्रेणी है इसमें क्या है? राजपीपला। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार हमारे गुजरात व मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और गुजरात में इसका विस्तार है। और इसकी जो पश्चिमी श्रेणी है वो कौन सी है? राजपीपला। मध्य श्रेणी कौन सी है? महादेव है। विस्तार कहाँ पर फैला हुआ है? तो ये है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। अब हमने देखा था जब हमने इनसे संबंधित इनके पड़ोसी राज्य पढ़े थे कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, तो जो महाराष्ट्र है ये कौन सा राज्य था हमारा? तो ये था दक्षिणी राज्य। हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा है, तो ये दक्षिण में है महाराष्ट्र, अच्छे से आपको पता होगा। तो जिसका विस्तार है वो कहाँ तक है? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। पूर्वी श्रेणी देख लेते हैं, पूर्वी श्रेणी कौन सी है? तो ये है मैकाल श्रेणी। विस्तार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। अब जो मैकाल श्रेणी मतलब पूर्वी श्रेणी है तो मध्य प्रदेश के पूर्व में क्या है? वो है छत्तीसगढ़। आगे देख लेते हैं, स्थिति हमने सभी में छोड़ दी है। आगे देख लेते हैं क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का लगभग 11% है। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो मध्य प्रदेश का लगभग 11% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। कितना? 11% पर। आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार ताकि पूरा दिखे अच्छे से। जलवायु देख लेते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडा यहाँ की जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु मतलब जब गर्मी पड़ेगी तो साधारण गर्मी रहेगी, पर शीत ऋतु में अधिक ठंडा यहाँ का मौसम रहेगा। निर्माण देख लेते हैं किस तरह से निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ कौन सी चट्टानों से? धारवाड़ की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। संबंधित जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, खंडवा है, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, ये इसके संबंधित जिले हैं। अब वर्षा देख लेते हैं कि वर्षा कितनी होती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। अभी हमने इससे पहले ऊपर देखा था नर्मदा घाटी में, उसमें क्या हो रहा था? तो उसमें भी पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा बढ़ रही थी। तो उसके पूर्व पश्चिम में कितनी वर्षा? 75 सेंटीमीटर, और पूर्व में कितनी वर्षा हो रही थी? तो 125 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी। अब इसमें देख लेते हैं, इस क्षेत्र के पश्चिम भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इनमें कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो
पश्चिम में कितनी होती है 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में कितनी होती है 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद में नदियाँ देख लेते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ ताप्ती, बेनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो ये है ताप्ती, बेनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। मिट्टी देख लेते हैं कैसे मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में छिछली काली व लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। कौन सी मिट्टी? छिछली काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा कौन सा पठार है? आगे है हमारा पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। इसे जो बघेलखंड का पठार है इसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना। स्थिति हमने छोड़ दी है। क्षेत्रफल देखते हैं तो लगभग 7% भूभाग पर है। अब जो हमारा मध्य प्रदेश का मैप है तो उसका ये पूर्वी पठार है, हमने देखा था यहाँ पर कौन सा पठार है, ये पूर्वी पठार है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर है? ये है 7% भूभाग पर, आपको पता है अच्छे से। अब निर्माण देख लेते हैं कि निर्माण किस तरह से हुआ है। निर्माण देखते हैं, आद्य महाकल्प के शैल समूह से हुआ है। किस तरह से निर्माण हुआ है इसका? आद्य महाकल्प के शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। तो ये है सिंगरौली, सीधी, रीवा और शहडोल। उसके बाद में जलवायु देख लेते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है। जलवायु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है। वर्षा देख लेते हैं, वर्षा कितनी होती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अब आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन से पठार में होती है, तो कौन से पठार में होती है? ये होती है बघेलखंड के पठार में या पूर्वी पठार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 125 से 140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मिट्टी किस तरह की पाई जाती है वो देख लेते हैं। तो लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आगे आप लोगों के लिए एक टिप्स है, उस टिप्स को हम देख लेते हैं। क्या टिप्स है? आप सभी के लिए एक प्यारी सी यहाँ पर टिप्स है। क्या टिप्स है ये देखते हैं। देखिए भाई साहब आपको बता रहे हैं अच्छे से हाथ में डंडा लेकर। स्टूडेंट्स को अपनी स्मरण शक्ति व मस्तिष्क के विकास के लिए सप्ताह में एक बार कद्दू की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। कौन सी सब्जी खानी चाहिए? कद्दू की सब्जी खानी चाहिए, ताकि आप अपनी जो स्मरण शक्ति याद रखने की जो क्षमता है उसको आप बढ़ा सकें, क्योंकि कद्दू में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अब ये मत बोलना कि कैल्शियम तो चौक में और मिट्टी में भी पाया जाता है। कद्दू की सब्जी खानी है, चौक और मिट्टी नहीं खानी है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा? तो इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपके मस्तिष्क का विकास भी होगा। तो साथियों, ये थी आज की अपने मध्य प्रदेश के पठार की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप क्लास को सबसे पहले देख सकते हैं। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।